नमस्कार, मैं समाजलाइव.in से महेश शर्मा। वन्य जीव खतरे में हैं। नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट यानी हाथी को लेकर के अभी जो केरल की घटना हुई है वो पूरे देश में चर्चा में है और बहुत से लोगों ने इसकी निंदा की है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी अपने ट्वीट करके इस घटना की पूरी निंदा की है। और इसी के साथ साथ जो राष्ट्रीय एनिमल है टाइगर, वो भी खतरे में ही है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के बाद भी जो सेंसस में फिगर्स तो कुछ आ रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों के फिगर्स बहुत उत्साहजनक नहीं आ रहे हैं। तो हम इस बातचीत के पहले चरण में हाथियों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्री विश्वजीत मोहंती। ये वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा के जनरल सेक्रेटरी हैं और ये ग्रीन पीस के नेशनल चेयरमैन भी हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इनका एक अच्छा काम है और बहुत उत्साही कार्यकर्ता हैं और इनसे लोग प्रेरणा लेकर के भी काम कर रहे हैं। कई संस्थाएं काम कर रही हैं। विश्वजीत जी नमस्कार। विश्वजीत जी, जो केरल की घटना हुई है उसको लेकर के जो हाथियों की हत्या हो रही है वो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनी है और इसमें तो यहाँ तक की बात हो रही है कि जो इसका जिम्मेदार व्यक्ति है उसको फांसी दो, इस तरह की मांग उठ रही है। और अभी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि पानी भर जाने से फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो हथनी की मौत हो गई। उसके गर्भ था, मतलब पेट में एक था, हाथी का बच्चा था। तो वो ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम की ये रिपोर्ट आई है और अनानास में जो क्रैकर्स भर के खिला दिया गया, एक वो बात भी आई है। तो आपको क्या लगता है, सच्चाई क्या है? देखिए, जो वो जब क्रैकर का हम मतलब पाइनएप्पल अनानास जिसको बोलते हैं, इसका अंदर अगर बॉम्ब लगाकर ज़्यादातर जो ये है फार्मर लोग जो है जो खेती बाड़ी करते हैं उन लोग डालते हैं उनका खेती बचाने के लिए। क्या वो एरिया में बहुत सारे वाइल्ड बोर है, तो वो वाइल्ड बोर आकर जो अटैक करते हैं तो उसको बचाने के लिए इसको डालते हैं। जो खाने से वो फटता है बम उनका मुंह में और वो वाइल्ड बोर मर जाते हैं। लेकिन हाथी जैसे बड़ा जीव अगर वो फल को खा जाए तो वो मरेगा नहीं जरूर इमीडिएटली, लेकिन वो कुछ दिन के बाद जरूर मर गया, क्योंकि मुंह में जो ये होता है, जो खेत होता है वो बहुत बड़ा सा खेत होता है, वो मैंने आराम से वो ठीक नहीं होता है, तो उसमें इन्फेक्शन में बन जाता है। वो कुछ दिन के बाद खा नहीं पाएगी और उसके बाद वो मृत्यु एकदम सुनिश्चित बोलने से भूल नहीं है। तो इसमें एक बात ये भी आती है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो शिकारी लोग होते हैं जो हाथी दांत की स्मगलिंग करते हैं वो भी ये करते हैं और किसान अपनी फसल बचाने के लिए भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये घटना हुई है? देखिए, ये जो घटना है बोलते हैं तो फटाका से वो उसकी इंजरी हुआ है मुंह में। ये ज़्यादातर दिया जाता है वाइल्ड बोर के लिए, जो जंगल सुअर जो होते हैं उनके लिए दिया जाता है। हाथी के लिए ये बहुत रेयर चीज़ होता है। हाथी के लिए कुछ जगह में देते हैं फल के अंदर, जैसे वाटरमेलन तरबूज जैसे उसके अंदर भी डालते हैं। उड़ीसा का केस आया था रिसेंटली, 5 साल का आगे केस आया था केउंझर में, टेल्को एरिया में, करदंगी फॉरेस्ट रेंज में। वहाँ भी वैसे एग्जैक्टली सिमिलर चीज़ हुआ था। तो उसका मुंह से भी इंजरी मार्क मिला था और उसका दांत टूटा था, जैसे कि कोई फटाका फटने से जैसे इंजरी। ये उड़ीसा में कहाँ की घटना थी? ये थी करदंगी फॉरेस्ट, टेल्कोई फॉरेस्ट रेंज, केउंझर फॉरेस्ट डिवीजन का। और एक हाल में रिसेंटली बहुत सारे और एक इंसिडेंट भी आया है, मार्च महीने का इंसिडेंट है बड़म्बा में। छोटा सा हाथी, वो भी इंजर अवस्था में उसको मिला था। तो उसको जब जांच हुई तो उससे पता चला कि उसका मुंह में भी ऐसे घात था और वो भी कुछ दिन के बाद मर गया बच्चा। तो वो हमारा समझ में है जो बड़म्बा में जो केस हुआ वो सिर्फ वो निश्चित रूप से वो जो वाइल्ड बोर के लिए डाला गया कोई फल, हाथी उसको खाकर इंजर हुआ है। और जो करदंगी में हुआ वहाँ भी बहुत सारे तरबूज चाष वहाँ होता है और वहाँ हाथी डैमेज करते हैं, बहुत सारे घुस कर खा लेते हैं, जैसे उसका ऊपर चले जाते हैं। तो जो किसानों लोग हैं उनको बहुत क्षति होता है सब हर एक साल। तो वो ऐसे रिवेंज लेने के लिए भी वो कर सकते हैं। वो भी हमारे 2 थ्योरी है। लेकिन इसमें केरला केस में प्रोमिनेंस क्यों आ गया? क्योंकि वो हाथी जीवित था। ज़्यादातर ये जो हाथी मिलते हैं उसका शव मिलते हैं 15 दिन 1 महीने के बाद उनका मृत्यु होता है, तो जंगल के अंदर गिरते हैं। तो कुछ दिन के बाद वन विभाग लोग या स्थानीय लोग जो जाते हैं पत्ता तोड़ने के लिए या ये तोड़ने के लिए, दूसरा फल तोड़ने के लिए, उनको मिलता है और खबर देते हैं। उसके बाद वन विभाग जाकर उसको बॉडी सीज करता है। इसीलिए केरला का केस अलग है, क्योंकि वो इमीडिएटली पता चल गया, क्योंकि हाथी घुस गया पानी के अंदर, कुछ दिन बच गया। तो अभी वो वीडियो आया, वायरल हुआ वीडियो, सारा देश में, सारा दुनिया में वायरल हो गया।
बहुत सारे लोगों को पता चला कि हाथी का क्या अवस्था है भारत में। भारत सरकार ने 2012 में हाथी को डिक्लेयर किया नेशनल हेरिटेज एनिमल। फिर भी जितना सुरक्षा देना चाहिए वो हाथी लोगों को मिलता ही नहीं हमारे देश में। बड़ा दुख की बात है। और हम ऐसे नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम जरूर कर सकते हैं अगर कोई प्रचेष्टा रहे या सरकार का इच्छा शक्ति। अब जो कमी है हम सोच रहे हैं जिसकी वजह से हाथी इतना बच नहीं सकते। लेकिन केरल की घटना क्या लगता है आपको, क्या शिकारियों द्वारा की गई है या किसानों ने ऐसा किया और धोखे से खा लिया, ऐसा नहीं, कुछ? जो भी है वो लॉ कानून का हिसाब से वो शिकार है तो वो अपराध है। वो किसान डाले या शिकारी ने खुद डाले तो कोई वन्य जीव को खाना देकर उसको मारने के लिए जो अगर कोई चेष्टा कर रहा है तो वो एक अपराध है। तो किसान डाले या पोचर डाले उसका कोई फर्क नहीं होता है, प्रोसिक्यूशन होने का होगा। अगर वो किसान आइडेंटिफाई हो सकता है, अगर वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं तो जरूर उसका विरुद्ध में केस होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 7 साल की सजा है मैक्सिमम, 1 साल मिनिमम सजा है। तो ये है प्रावधान। मंत्री साहब, आपको याद होगा कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल एक्ट कानून पहले काफ़ी बना था, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सा वो नहीं दिखता है। क्या आपको लगता है कि जो भी वन्य जीवों के संरक्षण या वन संरक्षण के लिए जो भी देश में कानून बनाए गए हैं वो बहुत कह लीजिए कि बहुत इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी ढंग से वो लागू नहीं हो पाते हैं? क्या कहाँ पर कमी रह जाती है? देखिए, 2 कानून है जो वन्य जीव को वन्य जीव से लेकर जुड़े हुए हैं। एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम जो है 69-72 का, और एक है आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो है 1960 का। तो वो दोनों एक्ट है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट इतना ज़बरदस्त नहीं है, बहुत कमज़ोर है। उससे प्रोसिक्यूशन ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि फाइन का प्रोविजन बहुत कम है और उसमें जेल टर्म भी बहुत कम है। ज़्यादातर डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कुत्ते हो या बिल्ली हो या गाय हो, भैंस हो, उसके लिए किया जाता है। लेकिन वन्य प्राणी सुरक्षा आइन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए। उसमें बहुत कड़ा एक्चुअली प्रोविजन का कोई कमी नहीं है। देखिए, आप जैसे बताए हाथी शेड्यूल 1 एनिमल, जैसे हाथी शेड्यूल 1 है, शेर जैसे टाइगर भी शेड्यूल 1 है, उसके लिए मिनिमम 6 आपका मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है, कोई कम सजा नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं फील्ड में वन विभाग जिसका भी वो कानून मुझे लागू करते हैं उनका बहुत कमी होता है। जैसे पुलिस जैसे एक एजेंसी हिसाब देखेंगे, जितना केस पुलिस फाइल करती है और प्रोसिक्यूशन होता है और जो दोषी है उसको दंड मिलता है, यहाँ लेकिन वन विभाग में उसे नहीं होता है। वन विभाग का मेरे ख्याल से उनका ट्रेनिंग का कमी हो या इच्छा शक्ति का कमी हो, कुछ बहुत सारी वजह है, इस वजह से उन लोग ठीक से नहीं प्रोसिक्यूट करते हैं। आपको लगता है कि 1960 वाले कानून को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ उसमें बदलाव करने की जरूरत है? हाँ, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एनिमल्स जो एक्ट है उसमें बहुत बदलाव का जरूरत है क्योंकि वो बहुत कमजोर एक्ट है, मैं जैसे बताया। और मेनका जी ने उसके लिए भी बहुत चेष्टा कर रही थी जब वो मिनिस्टर थी, तो शायद वो काम रुक गया, तो उसको और दोबारा करना पड़ेगा और उसको बहुत मजबूत करना पड़ेगा। अच्छा, केरल की घटना को लेकर के जो मेनका जी का जवाब जो मीडिया में आया और नेशनल एजेंसीज को उन्होंने जो बयान दिए, तो उसको लेकर के उनके वो सवालों को घेरे में आ गई हैं। जो भी उन्होंने बयान दिया उसकी अब निंदा भी की जाने लगी है। आपको क्या लगता है, आप इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि मेनका जी खुद एक बड़ी वाइल्ड लाइफर के रूप में फेमस है? देखिए, मेनका जी का एक बात सही है कि मेनका जी का जो कमिटमेंट लेवल है, उनका जो वन्य प्राणी के लिए जो उनका जो आदर्श है या जो प्यार है उसमें कोई कमी नहीं है। वो सारे दुनिया जानता है वो कितना मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए कितना काम किया या वन प्राणी के क्या काम किया। कुछ घटना ऐसा होता है उनको शायद तथ्य में कुछ प्रॉब्लम था, उसको पूरा जानकारी नहीं थी क्या हुआ था, तो उसी हिसाब से वो जो स्टेटमेंट दिए वो कंट्रोवर्शियल हो गए। जैसे 600 हाथी उन लोग वो बताएं जो 600 हाथी मर गए 1 साल में केवल केरल में, वो गलत स्टेटमेंट थी। मेरे ख्याल से वो मतलब वो तो बहुत ये है, मतलब पैशनेट लेडी है जिसको वाइल्ड लाइफ के इशू में जब आते हैं तो बहुत जोर से बोलती है और सारे दुनिया को चौंकाती है क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया में। आपको क्या लगता है कि जैसे केरल की घटना को लेकर के इसे जिस तरह पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी केरल गवर्नमेंट से और उसको राहुल गांधी, तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम आ गए हैं क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने उस मामले में ट्वीट किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सब इससे क्या लाभ हो सकता है? क्या वन्य जीव संरक्षण को एक नई दिशा मिल सकती है?
देखिए, एक ये घटने की एक अच्छी डेवलपमेंट जो है, जो मुनाफा मिला सबको, वन्यजीव को जो मुनाफा मिला, जी। जो इशू था पोचिंग का इशू, एलिफेंट पोचिंग बहुत सारे बड़ा इशू है, मुद्दा है पूरा सारे भारत जी, में। जी। उड़ीसा में भी जैसे देखिए, उड़ीसा में रेगुलरली पोचिंग होता है। उड़ीसा में 2 केस तो आपको मैं बताया। जी। उससे उसके अलावा हर एक साल 20 से 25 हाथी को मारा जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन में मारो या गोली से मारते हैं लोग, ट्रेन एक्सीडेंट में मरते हैं, एक्सीडेंटल डेथ है। लेकिन पोचर जो है, जो उसका पीछे भागते हैं, हाथी को मारते हैं उसका दांत के लिए, वो केस कम से कम 20 से 25 हर एक साल होता है उड़ीसा में। तो वो इश्यू का ऊपर फोकस आ गया। तो मेरा इतना आशा है जैसे ट्विटर में जैसे आउटरीच हुआ, जैसे आदमी लोग का उनका ये जाहिर किए, जो गुस्सा जाहिर किए और एक्शन डिमांड किए, वैसे वो होना चाहिए सारे साल भर, और हर एक वन्य प्राणी अपराध केस में उसे होना चाहिए। तो होने से सरकार कुछ काम करेगी और कुछ न्याय मिलेगा वन्य प्राणी जो मरते हैं। जैसे उड़ीसा में देखिए, 1.5 साल का आगे 7 हाथी को इलेक्ट्रिक्यूशन में मारे गए थे ढेंकानाल एरिया में, कमलाना में। वो सिर्फ तार जो था ओवरहेड वायर 11 kV का वायर था, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण कंपनी जो था सेसु, उसने लिया था, और तार का मिट्टी से केवल 5 फुट का फर्क था। 5 फुट का फसले थे। तो उसका अंदर से जब हाथी निकलते थे, झुंड निकल रहा था, तो वो आगे उसमें स्पर्श करके और 7 हाथी वहीं स्पॉट में मर गए। वो सबसे बड़ा केस है सारा भारतवर्ष में। लेकिन दुख की बात है, अभी तक 1.5 साल हो गई, लेकिन एक भी आदमी जेल में नहीं है, एक भी आदमी का नौकरी नहीं गया। तो ऐसे होता है, अगर ऐसे सिचुएशन होगा, ऐसे हालत तक होगा, तो वन्य प्राणी कभी सुरक्षित नहीं होंगे भारत देश में। मोदी साहब, एक अंतिम सवाल ये है कि नेशनल हेरिटेज एनिमल हाथी को घोषित किया गया है, उसके बाद भी उसके संरक्षण को लेकर के कोई भी सावधानी या कोई भी बहुत ज़्यादा मुस्तैदी नहीं दिखाई जा रही, ना सरकार के लेवल पर और ना ही पब्लिक के लेवल पे। और उसी प्रकार पोचर्स जो हैं वो भी पूरी तरह से एक्टिव होकर के अपना काम करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई इस पर अंकुश नहीं हुआ। आपसे थोड़ा ये चाहेंगे कि कुछ आंकड़ा आप शेयर कर सकते हैं कि एलिफेंट को लेकर के कि क्या हो सकता है और क्या पोजीशन है? देखिए, उड़ीसा का जो फिगर है हमारे पास, बिल्कुल हम ट्रैकिंग करते हैं 2010 से, 10 साल से हम ट्रैकिंग करते हैं। तो जैसे आपको मैं बताया, उड़ीसा में हर एक साल करीबन 70 से 80 हाथी मरते हैं, हर एक एवरेज डेथ रेट है। उसमें कुछ डेथ रेट हो सकता है एक्सीडेंट के लिए, जैसे ट्रेन के धक्का होता है या रोड से धक्का होता है, नहीं तो इलेक्ट्रिक तार कहीं टूट कर गिरा हुआ है, हाथी जा रहे थे, तो वो टच में आ गया तो वो मर गए। तो और बीमारी से भी मरते हैं। तो सारे कॉज को मिलाकर टोटल 70 से 80 हाथी मरते हैं हर एक साल उड़ीसा में। लेकिन वो डायरेक्ट कोचिंग जो होता है, जो गोली में मारा जाता है या पॉइजन देकर मारा जाता है, वो कम से कम 20-25 होता है। और इलेक्ट्रिक वायर ट्रैप, जैसे उड़ीसा में बहुत सारे इलाका में, जैसे अनुगुल जिला में और ढेंकानाल जिला में, टेलको एरिया में या संबलपुर आठमलिक एरिया में, तो वो डालते हैं, जो वाइल्ड बोर जो होते हैं, जो जंगल सुअर होते हैं, उसको मारने के लिए किसान लोग डालते हैं, तार डालते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कर 1.5 फुट 2 फुट ऊंचाई से मिट्टी से। तो वो जब आते हैं, जो किसी खाने के लिए, खेत को खाने के लिए आते हैं जो वाइल्ड बोर, तो वो आकर लगकर मर जाते हैं। तो वो हाथी भी जब आती है तो वो भी मर जाती है। तो ये बड़ा समस्या है, और उसी वजह से इलेक्ट्रिक्यूशन से हाथी उड़ीसा में टोटल हमारे हिसाब से जो लास्ट 8 साल का अंदर 150 से ज़्यादा हाथी मरे इलेक्ट्रिक्यूशन वजह से। सिर्फ वो कम्प्लीटली अवॉइडेबल है, उसको रोक सकते थे हम लोग। ये उड़ीसा का फिगर, केवल उड़ीसा का फिगर है। और बहुत सारे केस में इसमें ये भी है केस, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ, ओवरहेड लाइन ऊपर से जो लाइन जाती है, वो अगर ज़्यादा हाइट नहीं होकर अगर नीचे चला गई, तो हाथी जब आता है तो उसको टच कर मर सकती है। बहुत सारे हम जगह में हम देखें, लाइन ऊपर ओवरहेड लाइन 6 फुट दूर में है, दूर मैंने फासले में, या 7 फुट फासले में है। तो ये तो जरूर बहुत ये होता है, मतलब थ्रेट होता है एलिफेंट। फॉरेस्ट विभाग पेट्रोलिंग भी करता है, उनके गार्ड्स भी एक्टिव होते हैं, उसके बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि इन कनाइवल्स विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिस टाइप ऑफ किलिंग्स ऑफ एलिफेंट इज ना, हम तो जितना ऑब्जर्व किए लास्ट 20 साल मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, तो उसमें इतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कनाइवल्स 1-2 जगह पर मिले थे, लेकिन ज़्यादा तक उन लोग को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है फील्ड में, क्योंकि उनका पेट्रोलिंग बहुत कमज़ोर है, वो जाते नहीं। और जो बड़े बड़े अफसर हैं जो उनको सुपरवाइज करना चाहिए, वो भी फील्ड जाते नहीं। तो उसी हिसाब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पैसा का कोई कमी नहीं है, आदमी मैन पावर का भी कोई कमी नहीं है, दोनों बहुत सारे हैं उनके पास, मैन पावर है और पैसा भी है पेट्रोलिंग के लिए। अगर पेट्रोलिंग ठीक से होगा तो ये हाथी मृत्यु बहुत कंट्रोल हो सकता है। 90% एलिफेंट डेथ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद मोहंती साहब, आपने एलिफेंट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी, कुछ सुझाव भी दिए। निश्चित तौर पर इन सुझावों को लेकर के सरकारें काम करेगी ऐसा लगता है मुझे, और उम्मीद भी है। धन्यवाद।